5 राज्यों में अभी भारत के अंदर चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और जो पुराने लोग थे, जो लीडर्स थे, जो मुख्यमंत्री थे इन राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, वो 18 साल से मुख्यमंत्री थे। इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया, उनकी जगह पे मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को माना जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन रमन सिंह को न बना करके एक आदिवासी नेता विष्णु सहाय, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। मामला फंसा हुआ था राजस्थान को लेकर के, और राजस्थान को लेकर के बड़ी खबरें आ रही थी कि वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत कर सकती हैं, या वो इतना प्रेशर बना सकती हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आज जो नाम का ऐलान हुआ है, तो वो फिर से एक चौंकाने वाली घटना है, चौंकाने वाला नाम है। और यहाँ पर मोहनलाल शर्मा है, जिनको राजस्थान में नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये पहली बार के विधायक है, पहली बार एमएलए बने, और पहली ही बार में उनको मुख्यमंत्री पद का ओहदा मिला है। अब ये जो चीज़ें हैं उन पार्टियों के लिए, जो दूसरी और पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, जैसे कांग्रेस है, उनके लिए काफ़ी कुछ कहती हैं। इन पार्टियों में, कांग्रेस के अंदर इस तरह के कदम उठाने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि वह अशोक गहलोत को हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कमलनाथ की जगह पे किसी और का नाम घोषित कर दें, या किसी और राज्य में या किसी और मामले में किसी बड़े लीडर को दाएं बाएं करके किसी और को मौका दे दें। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, राजकुमारी दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, ओम बिरला जो स्पीकर हैं, अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। सभी को बिल्कुल दरकिनार तो नहीं कहेंगे, सभी को पीछे छोड़ते हुए, सभी को अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन लाल शर्मा, जो कि पहली बार के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, उनको मुख्यमंत्री। तो बात यह है कि अब जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि कोई भी किसी भी लेवल पर पार्टी में, सरकार में, प्रदेशों की सरकार में कुछ भी अगर हो रहा है या कुछ भी होगा, तो वो केंद्र तय करेगा किस तरह से होगा। और निचले स्तर के कोई भी लीडर हैं, कितने भी बड़े कद के लीडर हों, कितने भी अहम पदों पर रहे हों, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी कह नहीं सकते। जो तय करके बता दिया जाएगा कि आपको ये करना है, उसको वो करना ही होगा। अब जैसे राजस्थान के चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत वहाँ मुख्यमंत्री की रेस में थे, और माना जा रहा था कि सरकार बनने पर अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर दूसरे पायलट साहब थे, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पिछले 5 साल इन दोनों की आपस की अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस की वो निकल गए राजस्थान में, और इनमें आपस में एकता नहीं हो पाई। अब चुनाव से पहले कम से कम कांग्रेस को कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए था। इसी तरह से कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस मध्य प्रदेश में उन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ी। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग इस दौरान नहीं हुई 3 महीने तक, जब तक ये राज्यों के चुनाव रहे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम 4 राज्य जीत लेंगे, और 4 राज्यों में जीतने के बाद फिर हमें इंडिया गठबंधन या किसी जो छोटे छोटे दल हैं इनकी शायद ज़रूरत न पड़े, और हम अपने दम पर अगला लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होना है वो लड़ लेंगे और मुकाबला कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मगर अब ये तमाम चीज़ें वो ख्वाब हो गई। अब किसी तरह से 2024 के चुनाव को लेकर के भी अगर हम देखें
जो आज की मौजूदा सूरत हाल है उसमें, तो अब ये बहुत आसानी से कहा या समझा जा सकता है कि किसी पार्टी के लिए भी, विपक्ष की तमाम पार्टियां या गठबंधन, इंडिया गठबंधन या और कोई गठबंधन बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में मुकाबला नहीं दे सकेगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो मैनेजमेंट अच्छा है, दूसरे उनका जो गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत है संस्थाओं पर। अब वो संस्थाओं में सारी संस्था है मौजूद, उसमें चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन है या और जो भी कुछ है, सभी पर उनका कंट्रोल है। चुनाव हारने के बाद बहुत सारी बार आरोप लगते हैं ईवीएम को लेकर के, और ये हर बार आरोप लगते रहे। ईवीएम का मुद्दा चुनाव खत्म होने के बाद जहाँ भी कहीं हार हो जाती है तो विपक्षी पार्टियां उस वक्त उसको एक इशू बनाती हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद फिर वो चीज़ें भुला दी जाती हैं और उस पर बात नहीं की जाती। कोई एक फैसला कुन आंदोलन या काम नहीं होते जिसकी वजह से पब्लिक भी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि लोग, आम जो जनता है वो रिस्पॉन्ड तब करती है जब लीडरशिप हो। अब लीडर ही कोई किसी तरह का कोई काम ना करे तो फिर जनता जैसा हो रहा होता है वो उसके साथ जीना सीख लेती है। अब जो 2024 के चुनाव होने उससे पहले कई सारी चीज़ें हैं। एक तो 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा सरकार के हक में होना चाहिए था या जिस तरह से सरकार चाहती थी, और सरकार ने जो किया था उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से मान्यता मिल गई कि सरकार ने सही किया था। अब उसकी कानूनी पेचीदगियों पर बहुत सारे खबरें, वीडियोज वगैरह और लोगों के बयान आ रहे हैं, वो यहाँ डिस्कशन का मौका भी नहीं है, ना ज़रूरत है। तो वो आप और लिंक्स वगैरह पर रवीश कुमार की आज ही की बहुत शानदार रिपोर्ट है, वो देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर जो फैसला दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर के अब राम मंदिर तैयार है बन करके। अगले महीने 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले 80-90 करोड़ लोगों को उनके घरों पर आरएसएस की तरफ से, आरएसएस के संगठनों की तरफ से, और हो सकता है बीजेपी भी की तरफ से भी घरों पर इनविटेशन जाने वाले हैं। जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके घरों पर जाएंगे निमंत्रण कार के, आप आइए अयोध्या और राम मंदिर का ये ऐसे कार्यक्रम है, वहाँ पर आप शामिल होइए। पूरे 2 महीने अब ये पूरा तय हो चुका है कि 2 महीने मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के आंदोलन और राम मंदिर के बनने का और राम मंदिर के लिए कैसे क्या क्या काम किए वो बताने में बिता देगी। और उसमें सबसे अहम जो होगा वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के को अब ये जो वक्त है 2 महीने 2.5 महीने, वो राम मंदिर आंदोलन के नाम पर रहेंगे पूरी तरह से सिर्फ, और मोदी और मोदी की सरकार, इनका गुणगान होगा। तो जो स्पेस है विपक्ष के लिए वो मिनिमम होती जा रही है, बहुत बहुत छोटा स्पेस होता जा रहा है उनके लिए। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव में, छत्तीसगढ़ का चुनाव ऐसा था जहाँ कांग्रेस के लिए कोई चुनौती थी नहीं, बहुत आसानी से जीत जाना था। मध्य प्रदेश में मान के चले थे सभी लोग कि वहाँ बहुत आसानी से कांग्रेस की सत्ता वापस आ जाएगी, कांग्रेस सत्ता वापस आ जाएगी। राजस्थान में मीडिया के जरिए नैरेटिव तैयार कर दिया गया था कि यहाँ कांटे का मुकाबला है, और वहाँ फिर भी कांटे का भी मुकाबला होता तो समझ में आता। एक तरफा तीनों राज्यों में बीजेपी को यहाँ जीत मिली। बात इतनी है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बीजेपी की तरफ से फैसले लिए जाते हैं उतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जाती है, जैसे कमलनाथ को लेकर के था, या वो पायलट साहब हैं और अशोक गहलोत हैं, इनके झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे तो इन दोनों को पार्टी से एक तरफ को बैठा देना चाहिए था कि आप जाओ जिस किसी को जहाँ किसी कहीं जाना है, और ना आप मुख्यमंत्री होंगे ना होंगे आप, किसी तीसरे को वहाँ पर मौका दे देना चाहिए था। और इस तरह के काम करने ही होते हैं
अगर चीज़ें बचाना होती हैं। अब 2024 में कुछ भी नहीं बचेगा किसी के पास। जो आज की सूरत हाल है उसमें 450 सीटें तक बीजेपी आसानी से जीत लेगी। राम मंदिर का जो अब ये चलेगा सब टेलीविजन पे। बीजेपी को नॉर्थ इंडिया से कोई कामयाबी नहीं चाहिए, साउथ इंडिया से नहीं चाहिए। वो जो हिंदी बेल्ट है इसी में अपना सारा काम कर लेगी और 2029 के और उसके बाद के चुनाव में उसे जीतने के लिए कुछ करना ही नहीं है। वो हुकूमत उसकी बहुत आसानी से बन जाया करेगी। तो अब आदत बना लेना चाहिए कांग्रेस को भी और जो दूसरे छोटे दल हैं उनको भी कि अब देश को एक लंबे वक्त तक, कई सदियों तक हो सकता है, वो यहाँ राज रहेगा आरएसएस का। 3 राज्यों के चुनाव, इस पर भारत की राजनीति डिपेंड कर रही थी। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या होंगे। वो अगेंस्ट में गए हैं विपक्षी पार्टियों के। अब विपक्षी पार्टियां किसी भी सूरत में, बीजेपी ने मोहनलाल शर्मा पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया हो या और जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब बैठे रह गए। अब कितना डिसिप्लिन है या दबाव है, क्या चीज़ है, लेकिन वो अपने तरीके से जो चाहते हैं वो कर तो रहे हैं। बाकी पार्टियों में इतना हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो इस लेवल के फैसले ले सकें। वो कमलनाथ, वो अखिलेश यादव को बुरा भला कहने लगे चुनाव के दौरान। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी होती और 230 में से 20 सीटें भी उसको दूसरे दलों को देनी पड़ जाती, क्या आफत आ रही थी। अखिलेश यादव को 10 सीटें अगर दे दी गई होती मध्य प्रदेश में, अब आप सबकी सब सीटें हार करके विपक्ष में बैठोगे 5 साल के लिए और। 18 साल से पहले से आप विपक्ष में थे, 5 साल और 23 साल के लिए ये हो गया। अगली बार आप जीत जाएंगे, क्या होगा कोई पता नहीं है। तो आप कोई फैसले नहीं ले पाते जो जरूरी फैसले होते हैं। मध्य प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव को भी साथ में लेकर के या मायावती को भी साथ में लेके, इसी तरह से राजस्थान में आप मायावती को साथ में लेकर के चुनाव लड़ते तो उसमें फायदे होते। अलग अलग जगहों की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, तो उस पर कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की जो निचले स्तर की लीडर्स हैं, राहुल गांधी मेहनत करते हैं, राहुल गांधी कोशिश करते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं, पार्टी को में दम पैदा कर देते हैं, जमीन से आसमान तक लेकर के पहुंचते हैं। और नीचे के जो लीडर हैं कांग्रेस के, जो इनको हम कह सकते हैं निठल्ले, बिल्कुल वो लीडर्स शाम किए धरे पर पानी फेर देते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप को यहाँ पर देखना होगा। अब तो खैर वक्त निकल चुका, जिसको कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब खेत चिड़ियों ने चुग लिया, अब पछताने के लिए कुछ बचा नहीं है। 2024 के चुनाव के जो नतीजे हैं वो इन नतीजों के साथ लगभग तय हो चुके हैं और अब बचा किसी के लिए कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टियों के लिए कहीं इक्का दुक्का राज्य में कोई कहीं किसी की सरकार बन जाया करेगी, बनेगी तो, वरना वो राज्यों की भी सरकार है उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। जो जैसे बिहार में है या बंगाल में है, झारखंड वगैरह में जो सरकारें भी हैं 1-2 जगह, तो वो भी आने वाले वक्त में नहीं रहेंगी इन छोटे छोटे जो क्षत्रप हैं उनके हाथों में। केंद्र की राजनीति में सबके लिए स्पेस खत्म हो चुका है, क्योंकि हिम्मत नहीं दिखा पाई कांग्रेस जब जरूरत थी उस वक्त, और ये गलतियां होती रही हैं कांग्रेस की लीडरशिप से। और कांग्रेस के बीच के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी और जो सेंट्रल लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश वगैरह, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम मेहनत को इनके ही पार्टी के छोटे लीडर जो या प्रदेशों के लीडर, अशोक गहलोत, आप 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके, 3 या 4 बार, आपको अभी भी इतना मोह था, इतना प्रेम था उस पद से, क्या पार्टी को दफन करवा दिया आपने, 5 साल व्यर्थ कर दिए, और आपसे वो पद नहीं छोड़ने को तैयार था। आप कहते पायलट साहब से कि ठीक है आप आइए, मैं आपको, आज वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रस्ताव रखा है मोहनलाल शर्मा का, 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, मोहन यादव का। तो
अशोक गहलोत ये काम क्यों नहीं कर सकते थे? आप इतनी बार मुख्यमंत्री रह लिए, अब क्या, अब जब तक ये दुनिया है तब तक आप ही मुख्यमंत्री रहोगे हमेशा के लिए, या जब तक आप हैं तब तक आप ही के नाम कर दी जाए मुख्यमंत्रीशिप? तो ऐसे लीडर्स को भी थोड़ा सा अ, अपने लेवल पे भी सोचना चाहिए। अब अपनी लड़ाई में पार्टी को हरवा दिया आपने, और वहां से सत्ता से बाहर आपने पूरे देश से, देश की राजनीति से सब कुछ खत्म कर दिया है। कांग्रेस के या और पार्टियों के जो इस तरह के लीडर्स हैं उसने, इसका फायदा बीजेपी ने खूब उठाया है, आरएसएस ने खूब उठाया है। आरएसएस के अंदर चूंकि वो डिसिप्लिन, ये हम अपने वीडियोज में कहते हैं कि नो डिसिप्लिन नो लाइफ। आरएसएस के संगठन में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें अनुशासन भी एक चीज़ है। यहाँ पर जो भी होगा वो जैसे भी होगा, उसकी चर्चाएं नहीं होंगी, उसकी बातें पब्लिक में नहीं होंगी, और जो बड़ी लीडरशिप है वो चीज़ें तय कर देती है, उसी पर सब पे नीचे काम करते हैं। तो आरएसएस ने 100 साल मेहनत की है, उसकी मेहनत का नतीजा है कि अब उसे इसका फल अगले कई सदियों तक मिलने वाला है, और जो बाकी पार्टियां हैं वो अगले कई सदी तक के लिए बर्फ में लगने वाली हैं 2024 में। यही आज की एक अहम खबर थी जिसको पर बात करना थी। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री मोहनलाल शर्मा नियुक्त कर दिए गए हैं, उनके साथ में जिया कुमारी और प्रेमचंद वैसाला, ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे। बाकी जो कैबिनेट होगी उसका भी सामने आ जाएगा, शपथ वगैरह जो भी होगी उसका भी जल्दी तय हो जाएगा। फिलहाल भविष्य की जो राजनीति है वो देश की, वो विपक्ष के लिए खत्म हो गई। शुक्रिया आप सभी का।